उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग एंडिंग पे पहुंचने में आ चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट डे हम लोगों ने ये सीखा था कि मैटर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों के ये टॉपिक शुरू हुए कि मैटर के बारे में पता चल गया। फिर हम लोगों ने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा, और तुम्हारे पास जितना भी मैटर था उन मैटर्स की कैसा प्रॉपर्टीज़ देखी कि किस मैटर की प्रॉपर्टी वगैरह करके क्या है, बराबर कह रही हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने टेम्परेचर के यूनिट्स वगैरह के साथ बातचीत की। एंड देन आप लोग किस तरीके से स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हो, इस पे बातचीत किया। और स्टेट ऑफ मैटर दो तरीक़ों से चेंज किया जा सकता है, विद दी हेल्प ऑफ आपका टेम्परेचर एंड विद दी हेल्प ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये दोनों चीज़ पे बातचीत ख़त्म होने के बाद फिर मैंने ये कहा था कि लैटेंट हीट और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये वाली चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद अभी देखो जो हम लोग आगे वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो आगे वाला टॉपिक क्या है करके। तो अभी हमें पढ़ना है इवेपोरेशन, राइट। इवेपोरेशन वाला जो टर्म है, इसे हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, इसे देखते आते हैं, राइट। कई डेली लाइफ के हम लोगों के पास एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आप इस इवेपोरेशन वाली चीज़ को डे टू डे रूटीन लाइफ में क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी फ़िलहाल एक्चुअली हम लोग आज इवेपोरेशन का मतलब सीखेंगे, एंड कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन को अफेक्ट होता है, उन फैक्टर्स के ऊपर बातचीत करेंगे। एंड फिर कल हम लोग ये देखेंगे कि इवेपोरेशन का हम लोगों की डे टू डे लाइफ में क्या एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है, ओके। तो पहले अगर मैं इवेपोरेशन पे बातचीत करूँ तो देखो इवेपोरेशन क्या है। जैसे तुम देखते होगे कि अगर अपन ने कोई पानी किसी कंटेनर में लेट से भर के रखा है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर मैं पानी रखी हूँ और उसके बाद इस कंटेनर को हम लोग क्या कर दें कुछ देर के लिए, ठीक है, या कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो एक्चुअल में इस कंटेनर के अंदर जो पानी भरा गया है उस पानी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बराबर, ये वाली चीज़ रहेगी। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा ही होगा। मे बी बहुत सारे लोगों ने ये फिनोमेनॉन ऑब्जर्व नहीं भी किया हो, तो ये फिनोमेनॉन ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व हमें तब दिखता है जब आप समुद्र के किनारे जो अपनी वेव्स आती हैं उन वेव्स के पानी को आप कलेक्ट कर लो, ठीक है, और उसको छोड़ दो, तो तुम ये देखोगे कि पूरा का पूरा पानी उड़ गया और नीचे में आपको क्या दिखने लगेगा, सॉल्ट दिखने लगेगा। इस तरीके से एक्चुअली हम लोग सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम इवेपोरेशन देखते हैं। अभी गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे जगह पानी का शॉर्टेज होता है, जो हम लोगों की वाटर बॉडीज़ हैं लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, वो ड्राई अप हो जाती है, राइट। तो पानी जाता कहाँ है, क्या वो पानी हम लोग पी जाते हैं, क्या पी पी कर हम वो पानी ख़त्म कर देते हैं? तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जो सन होता है वो सन क्या करता है, जो आपकी पर्टिकुलर वाटर बॉडी में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उन्हें वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ले जाता है, तो H2O लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है H2O गैसियस स्टेट में। यानी कि एक तरीके से तुम ये कह सकते हो करके कि इवेपोरेशन में भी आप स्टेट चेंज करते हो, राइट। इवेपोरेशन से भी किसी भी मैटर की, स्पेशली लिक्विड मैटर की स्टेट चेंज की जा सकती है। इवेपोरेशन ये टर्म हम लोग लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के लिए यूज़ करते हैं, ना कि सॉलिड। हमारे पास नेचर में जितने भी लिक्विड हैं मतलब डिपेंड करता है कि वो नेचुरली अकरिंग है या फिर हो सकता है वो सिंथेटिकली मेड बनाए गए हो, कैसा भी हो। हर लिक्विड एक्चुअल में क्या कर सकता है, वेपर में टर्न हो सकता है। अब इसमें अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि इस बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं करके कि हाउ टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू अ गैस, दैट इज अ लिक्विड इनटू अ वेपर। तो हम लोग इसमें वापस से अभी बातचीत क्यों कर रहे हैं, राइट। तो देखो अब इसमें ये चीज़ कैसी है, हमने जो अभी प्रीवियस दिनों में सीखा वो क्या सीखा था कि जो आपका लिक्विड होता है उस लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं, राइट। हम हीटिंग देते हैं, चाहे आप उसे गैस पे रखो, उसे बर्नर पे रखो या स्टोव में रखो, चूल्हे पे चढ़ाओ, कुछ भी करो, हम उसे कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट देते हैं। हमारे हीट देने से वो धीरे धीरे वो लिक्विड कहाँ तक पहुँचता है,
अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है और बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू होता है, राइट। यानी कि वो जो प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट वेपराइजेशन। सो वेपराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें तुम्हारा लिक्विड, ठीक है, कन्वर्ट होता है गैस में, नो डाउट, लेकिन लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसको कहाँ तक पहुँचना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कई बार कैसा होता है, जब वेपराइजेशन हो रही होती है, मान लेते हैं हम पानी की वेपराइजेशन करवाना चाहते हैं, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब तक पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचेगा नहीं, तब तक उसके वेपर्स वहाँ पे क्रिएट होने वाले नहीं है। लेकिन व्हाट इज द सिचुएशन व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो आपका 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर तुम ये कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर में भी क्या सिचुएशन होगी। तो देखो, जब हम लोग रूम टेम्परेचर में भी बैठे हैं, या फिर मान लो 40 डिग्री पे है, मान लो 60 डिग्री पे है, तो हम एनर्जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं ना। बट ऐसे केस में लेकिन वो एनर्जी ऑब्वियस आपकी 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वाली एनर्जी जितनी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट है तो अच्छी खासी, राइट। तो ऐसे में जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी क्या करती है, आपके लिक्विड को गैस में टर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, अगर राइट, अगर कोई चीज आपकी अबव बॉइलिंग पॉइंट हो रही है, अबव बॉइलिंग पॉइंट हो रही है या फिर एट बॉइलिंग पॉइंट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर लिक्विड से गैस आने वाले फिनोमेनन को हम लोग कौन सा फिनोमेनन कहते हैं, वेपराइजेशन। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वही पर्टिकुलर प्रोसेस करके अगर आप उसे बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर कर रहे हो, तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस फेज में जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर फिनोमेनन क्या कहलाता है, हम लोगों का इवेपोरेशन कहलाता है, राइट। तो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन है क्या, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो तुम लोगों के लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता होगा करके इस बारे में हमें बातचीत करनी है। तो देखो, इस डायग्राम को देखो आराम से, ठीक है। आप लोगों ने एक लिक्विड को एक कंटेनर में भर के रखा है, राइट। और लिक्विड के जो कंटेनर होता है, उस कंटेनर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो पहले इस चीज़ को यहाँ पे ऐसा समझते हैं, ये हम लोगों के पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में क्या सिचुएशन होती है, कंटेनर में टोटल 3 टाइप की सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, आधे सरफेस के ऊपर होंगे, आधे सरफेस के नीचे, मतलब कह सकते हो कि उनका कुछ परसेंटेज उनका एयर में होता है और उनका कुछ परसेंटेज उन मॉलिक्यूल का नीचे आपके लिक्विड, अब यहाँ पे लिक्विड कौन है, मेरा वाटर, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे वाले पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं, या फिर तुम्हें ऐसी चीज़ भी मिल सकती है कि जो लोग सरफेस पे, तो देखो ये लोग रहेंगे ही रहेंगे, हो सकता है कि कोई पार्टिकल्स आपके सरफेस के जस्ट नीचे हो, मतलब कंप्लीटली वाटर के नीचे नहीं है, एकदम एकदम डेप्थ में नहीं है, बट जस्ट उसके नीचे हो। और कुछ पार्टिकल्स तुम्हें ऐसे दिखेंगे जो पार्टिकल एकदम पानी के अंदर डेप्थ में ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो मैंने तुम्हें ये 3 केसेस दिए, इन तीनों केसेस में डिफरेंस क्या है, इन केसेस में डिफरेंस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, राइट। जब एक पार्टिकल कंप्लीटली पानी में डुबका हुआ रहता है, ठीक है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल कंप्लीटली अंदर है, झुंड में है, तो होता कैसा है कि उस पार्टिकल के आजू बाजू, ठीक है, अगर मैं इसमें से किसी एक पार्टिकल को मार्क कर दूं, लेट्स से मैंने इस पार्टिकल को मार्क कर दिया, तो इस पार्टिकल के आजू बाजू और भी तो देखो बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना। तो ये सारे पार्टिकल्स, उसके आजू बाजू वाले लोग उस पर क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर वो क्या करके रखते हैं, उसको अच्छे से पकड़ के रखते हैं करके। तो जब कोई पार्टिकल आपका कंप्लीटली लिक्विड के अंदर इमर्स्ड होता है, तो ऐसे पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता है, उसको बहुत सारे लोगों ने आपस में पकड़ के रखा रहता है, ठीक है। वो बहुत ही, मतलब क्या कह सकते हैं आप उसको, बहुत ही स्टेबल है वो नीचे। जो पार्टिकल्स आपके फर्स्ट केस में होते हैं, यानी कि मैं इनकी बात कर रही हूँ, आधे हवा में और आधे पानी में, तो जब ये लोग मतलब आपके एकदम थर्ड केस के जैसे, इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, इन पे ठीक ठीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इन लोगों के बीच में ज़्यादा टाइट फोर्स नहीं होता है, ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद नीचे सेकंड केस में आ जाते हैं।
सेकेंड केस के पार्टिकल आपके बीच के जैसे हैं, ना तो ये थर्ड केस के समान बहुत ज़्यादा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना तो इनमें बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनमें ठीक ठीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है करके, राइट, एकदम ठीक ठीक, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। तो ऐसे केस में जब हम लोग इन्हें हीट देते हैं, अब होता कैसा है कि अगर किसी कंटेनर को मैं रूम टेम्परेचर में भी रख दूंगी तो रूम टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ तो अमाउंट की हीट रहती है ना। अभी जैसे भले ही अभी मान लेते हैं शाम का वक्त है, तुम लोगों को अभी भी हीट तो फील हो ही रही होगी, गर्मी तो लगी रही होगी, सूरज तो नहीं है, रात के वक्त भी हमें गर्मी फील होती है, सूरज तो नहीं है, क्योंकि हीट एटमॉस्फेयर में होती है। तो अगर मान लेते हैं ये कंटेनर एटमॉस्फेयर में रखा गया है, तो एटमॉस्फेयर से ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, राइट, ये क्या करता है आप लोगों के हीट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि इस फिगर में देखो, ये फिगर दिख रहा है, इसमें तुम लोगों के ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का पहले वॉल्यूम देखो, अभी पानी का वॉल्यूम चेक करो कितना है, ऊंचा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको कुछ पार्टिकल्स की लेयर्स भी दिख रही होगी। पहली वाली लेयर को मैंने डार्क ब्लू कलर से शो किया है, और उसके बाद जो उसके नीचे हैं, ठीक है, जो पानी के नीचे हैं, एकदम पानी में डिप्ड है, उन लोगों को मैंने लाइट ब्लू कलर से किया है। तो पहले क्या होता है, सन की मदद या फिर एटमॉस्फेयर से ये लोग हीट एब्जॉर्ब करते हैं। चाहे आप इन्हें हीट दो या ना दो, आप इन्हें गैस पे रखो ना रखो, ये लोग अपनी हीट का इंतजाम खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इनको हीट मिलेगी, अब ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं, जब भी हम किसी पार्टिकल को हीट देते हैं तो वो पार्टिकल क्या करता है, उस हीट को लेने के बाद वो क्या करना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और तेजी से। हम लोग इवेपोरेशन में किसकी बातचीत कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट की। लिक्विड से हम गैस में जाएंगे, क्या लिक्विड पहले से वाइब्रेट कर रहे होते हैं क्या, यस, लिक्विड में पहले से वाइब्रेशंस होता है, वो उनके अंदर मूवमेंट होती है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर दूर रहते हैं। लेकिन जब हम इनको हीट दे देते हैं, तो हमारी हीट देने से ये पार्टिकल्स में पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, अब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, और इंक्रीज हो जाती है। भले ही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन इन्होंने हीट तो ले ली। अब देखो ये लोग वाइब्रेट होना शुरू हो गए, है ना, ये लोग वाइब्रेट होना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे केस में ये लोग क्या करते हैं, अब वाइब्रेट होते हैं। तो इससे हम लोगों को एक बात समझ में आ गई कि अगर मान लेते हैं किसी भी लिक्विड को, चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचो या ना पहुंचो, अगर आप बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे हो और आप उस पर्टिकुलर लिक्विड को अगर आपने क्या कर दी है, हीट सप्लाई करके रखी है, ठीक है, आप उसको हीट दे रहे हो, तो तुम्हारे हीट देने से क्या होंगे, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स कैसे होने लगते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ये लोग और तेजी से मूव करते हैं, यानी कि इनका जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अब क्या ये एनर्जी बहुत सारी होगी, क्या ये बहुत सारी एनर्जी हम देते हैं क्या, अगर बहुत सारी एनर्जी देते तो ऐसे में तो हम लोगों को गैस की कभी नीड ही नहीं पड़ती, हमेशा हम लोग एटमॉस्फेयर में अपने लिक्विड्स को रख देते और अपना हमारा लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता, हम लोग दूध उबालने के लिए गैस का यूज़ ही नहीं करते। ये हीट जो वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ये हीट होती है बहुत ही कम क्वांटिटी में, राइट, बहुत ही कम क्वांटिटी में। तो ऐसे केस में ये हीट इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि अगर आपके कंटेनर में बहुत सारे जैसी लेयर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई एक लेयर तो होगी नहीं वाटर मॉलिक्यूल्स की या किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होंगी। तो वो जो बहुत सारी लेयर्स आपके पास होंगी, उनमें से वो हीट सिर्फ और सिर्फ अच्छे तरीके से वाइब्रेट किसे कर पाती है, या तो टॉप लेयर को वाइब्रेट कर देती है, और या फिर थोड़ी बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो सेकेंड या फिर थर्ड लेयर तक को वाइब्रेट कर पाएगी। लेकिन पूरे का पूरा आपका लिक्विड वाइब्रेट, मतलब पूरे के पूरे लिक्विड के पार्टिकल्स वाइब्रेट इसमें नहीं होते हैं। देखो बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, जब हम लोग किसी भी लिक्विड को नीचे से हीट देते हैं, तो हमारी हीट देने से क्या होता है, वहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स के जितने भी आपकी लेयर्स है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, सारी लेयर्स क्या करने लगती हैं, एक 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 करके वाइब्रेशन शुरू कर देती हैं। लेकिन जब हम लोग इवेपोरेशन की बातचीत कर रहे हैं, तो इवेपोरेशन में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की हीट नहीं दी। वो हीट कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब की गई हीट उतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे केस में
वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका इवापोरेशन के केस में जो लिक्विड की टॉप लेयर होती है, सिर्फ और सिर्फ उस टॉप लेयर के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, और सिर्फ आपके टॉप लेयर के जो पार्टिकल्स हैं वही लोग क्या करते हैं, तेजी से वाइब्रेट करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा धूप होगी तो हो सकता है सेकेंड और थर्ड लेयर भी हो जाए, बट कंप्लीट लिक्विड आपका वाइब्रेट करने लगेगा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली हम बात कर रहे हैं टॉप लेयर की। तो इस तरीके से देखो, तुम्हारे लिक्विड्स की कुछ लेयर वाइब्रेट करने लगी, लेकिन हीट कांस्टेंट 21 वाली लेयर को मिल रही है, आपकी टॉप लेयर को मिल रही है। तो जब टॉप लेयर को इतनी ज़्यादा हीट मिल जाती है कि टॉप लेयर वाले पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देता है, देखो ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ देगा, और ये सारे के सारे फर्स्ट लेयर के पार्टिकल उड़ गए मतलब ये कहाँ चले गए, गैस फॉर्म में निकल के बाहर चले गए, ये सरफेस लिक्विड की सरफेस को छोड़ गए, और अब ये किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो लिक्विड सरफेस के टॉप लेयर जो होती है, इस टॉप लेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही तेजी से मूव करते हैं, क्योंकि इन्हें हीट मिलती है, और जब ये हीट इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में हो जाती है तो ये लोग एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ बॉन्ड को तोड़ देता है, और बॉन्ड तोड़ने के बाद ये लोग निकल जाते हैं एटमॉस्फेयर में। इस तरीके से तुम देखो, पहले वॉल्यूम कितना था और पार्टिकल्स के चले जाने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया, देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। समझ लो, इस फिनोमेनॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन। यानी कि इवापोरेशन को तुम ऐसा कह सकते हो कि इवापोरेशन आपका एक ऐसा फिनोमेनॉन है जिसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स हम मानते हैं कि लिक्विड से कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, गैस में, लेकिन इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए उनको जो हीट चाहिए होती है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बिना हीट के काम हो रहा है, इन लोगों को जो हीट चाहिए होती है वो हीट ये लोग कहाँ से लेकर आते हैं, फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। ये लोग कहाँ से लेकर आते हैं, वो हीट एटमॉस्फेयर के पास से मांग कर लेकर आते हैं, और जब इनको हीट मिल जाती है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इनका मोशन भी बढ़ जाता है, और जब इनका मोशन बढ़ जाता है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाती है, और फिर वही वाला आपका लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और आपकी वो कंटेनर को छोड़ के चला गया। फिर इस तरीके से फर्स्ट लेयर चली गई। अब फर्स्ट लेयर के जाने के बाद जो लेयर आपकी सेकेंड थी, अब वो फर्स्ट बन जाएगी। अब हीट किसको मिलेगी, उस लेयर को, फिर वो लेयर भी वाइब्रेट करेगी। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है, इसीलिए तुम्हें इवेपोरेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस लगेगी। हो सकता है कि तुम एक कंटेनर में अगर पानी भर के रखो तो तुम्हें ऐसा लगे कि 2 या 3 दिन बाद पानी खत्म हुआ है कंटेनर का अपने आप, राइट। 2 या 3 दिन तुम्हें लग सकते हैं वो पानी के गायब होते हुए दिखते पर। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे में पूरा पानी इवेपोरेट हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। या हो सकता है बहुत ज़्यादा भी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, डिपेंड करता है कि बाहर धूप कितनी है। लेकिन बॉइलिंग में कैसा होता है, ये फिनोमेनन फटाफट 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 हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा काम फटाफट नहीं होता है, ये लेयर बाय लेयर होता है। एक लेयर के जाने के बाद ही दूसरी लेयर वाइब्रेट करेगी, फिर दूसरी के बाद तीसरी, फिर तीसरी के बाद चौथी। तो देयरफॉर वी से दैट कि इवेपोरेशन इज अ विच टाइप ऑफ फिनोमेनॉन, इट इज ए सरफेस फिनोमेनॉन। सरफेस का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिकल्स लिक्विड की टॉप लेयर पे हैं वही पार्टिकल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, आप लोगों के इवेपोरेशन शो करते हैं। और जो तुम लोगों के लिक्विड के टॉप लेयर पे नहीं होते वो लोग इवेपोरेशन शो नहीं करते। फिर जब आपके फर्स्ट लेयर वाले पार्टिकल चले जाएंगे तो उसके बाद फिर तुम लोगों के क्या होगा, सेकेंड लेयर वाले पार्टिकल्स आएंगे करके। फिर सेकेंड के बाद फिर कौन आएंगे, थर्ड, फिर थर्ड के बाद फिर वो हो जाएंगे फोर्थ। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन समझ गए। तो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को हम उसके गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ये वर्ड याद रखना, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन वाली जो प्रोसेस होती है ना, कितनी टाइप की प्रोसेस है, आप इवेपोरेशन के वाया भी क्या कर सकते हो, आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। जो प्रोसेस होती है वेपराइजेशन, उसके वाया भी अपन लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग ये वाली प्रोसेस करते हैं आपकी इवेपोरेशन, तो वहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है उस लिक्विड के बिलो बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हमने वेपराइजेशन कर लिया
तो वाली चीज़ या तो ग्रेटर देन इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट होती है। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने या उसके बाद हम लोगों का वेपराइजेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है करके, ठीक है। तो इसी इवापोरेशन वाली प्रोसेस की वजह से हम लोग ना समुद्र से जो सॉल्ट कलेक्ट करते हैं, इसी प्रोसेस की वजह से आपके गर्मियों के सीज़न में ये प्रोसेस इतनी तेजी से हो जाती है। तुम देखोगे बारिश के सीज़न में या ठंडी के सीज़न में आपके नदी तालाब सूखते नहीं है, ये ड्राई नहीं होते, बट आपके बारिश का गर्मी के सीज़न में देखना ये सब सूख जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हीट की वजह से गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो तुम सोचो बहुत ज़्यादा अगर हीट होगी तो ऐसे केस में टॉप लेयर के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं जल्दी जल्दी और फटाक से चले जाते हैं, फिर सेकंड लेयर के भी जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं और फटाक से चले जाते हैं। तो यानी कि ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाती है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो क्या टेम्परेचर ही ऐसा एक फैक्टर है क्या जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है? क्या और भी ऐसे कोई फैक्टर्स है जिनकी वजह से हम लोगों की इवेपोरेशन में असर देखने को मिलता है? तो अभी जो हम लोगों को सेकेंड टॉपिक पढ़ना है वो सेकेंड टॉपिक ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग टोटल यहाँ पर 5 फैक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से 4 आपके एनसीईआरटी में, 5वां मैं खुद ही बता रही हूँ। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है आप लोगों का सरफेस एरिया। देखो अगेन यहाँ पे हम लोगों ने किसकी बात की, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं होता कि इस पूरे लिक्विड का मतलब कंटेनर का एरिया कितना है, ये जो इसकी टॉप लेयर है ना, इस टॉप लेयर का एरिया बताओ कितना है, बस उतना, ठीक है। सी पार्ट जो है ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, ह्यूमिडिटी का मैं मतलब समझाती हूँ। डी आपकी जो हवा है, विंड की स्पीड, क्या विंड की स्पीड भी इवेपोरेशन को कोई असर देती है क्या? और 5वां ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बता दे रही हूँ, ये है आप लोगों का प्रेशर। क्या जो एटमॉस्फेयर है, क्या उस एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी किसी तरीके से अफेक्ट करेगा आप लोगों के इस इवेपोरेशन वाली प्रोसेस को? तो पहले हम लोग बढ़ जाते हैं टेम्परेचर वाले फैक्टर पे, देखो आते हैं। जैसे कि मुझको पता है गर्मी के सीज़न में, जैसा मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि गर्मी के सीज़न में आप लोगों का जो तालाब वगैरह होता है, ठीक है, ये तालाब वगैरह बहुत जल्दी सूख जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन द केस ऑफ समर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो जो प्रोसेस पहले धीरे धीरे हो रही थी, कम टेम्परेचर, देखो अगर तुम्हें पानी को गर्म करना है, तुमने गैस की फ्लेम एकदम लो कर दी है, तो क्या ऐसा होगा क्या पानी नहीं गर्म होगा? पानी गर्म होगा, बट पानी को गर्म होने के लिए ना टाइम लगेगा, राइट। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल्स का मोशन भी टेम्परेचर की वजह से और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मोशन और ज़्यादा हो जाएगा, जितना होना चाहिए था उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही उन लोगों के पास मोशन इंक्रीज हो गया, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो ये लोग बहुत ही क्विकली क्या हो जाएंगे, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर तुम्हें इवेपोरेशन इंक्रीज करना है, तुम चाहते हो कि इवेपोरेशन जल्दी जल्दी हो जाए, तो इवेपोरेशन को जल्दी जल्दी करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को वहाँ पे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, आपका इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा रूल लिख सकती हूँ कि जो आपका टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस बात के, या फिर ऐसा लिखो इसको कि जो आपका इवेपोरेशन का रेट होता है, ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, अगर तुम टेम्परेचर घटाओगे तो इवेपोरेशन को टाइम लगेगा करके, राइट, ठीक है। जैसे कि कपड़े जो लोग हमारे रहते हैं, कपड़े आपके गर्मी के सीज़न में जल्दी सूख जाते हैं, और आपके कपड़े अगर आपने धोकर टांगे तो उनको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपका जो सीज़न है,
अगर वो सीज़न तुम लोगों का बारिश का रहे या फिर तुम ठंडी का सीज़न रहे तो वहाँ पे उनको सूखने में कैसा ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का पहला फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर पे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है तुम लोगों का सरफेस एरिया। देखो ये वाले फैक्टर को देखो, बी फैक्टर हम लोगों का कौन सा है, सरफेस एरिया। पहले में देखो मैंने एक वाटर लिया है, उस पानी को मैंने एक कटोरे में भर के रख दिया। सेकेंड वाली इमेज में भी हमने पानी को कटोरे में भर के रख दिया है। तो दोनों ही केस में मैंने जो पानी की वॉल्यूम लिया है, और पानी दोनों ही मैंने 5 लीटर लिया है, ठीक है, दोनों में ही। ऐसा मैंने नहीं किया कि एक में पानी 5 लीटर और एक में पानी मेरा कितना 2 लीटर, ऐसा नहीं करना, दोनों में इक्वल इक्वल ले लेना, ठीक है। अब उसके बाद दोनों को धूप में छोड़ के चले जाओ तुम 4 घंटे के लिए। दोनों को इक्वल टाइम के लिए हमने धूप में छोड़ दिया। फिर जब तुम वापस आके देखोगे कि किसमें कम पानी बचा, मतलब किसका पानी ज़्यादा इवेपोरेट हुआ, तो तुम ये पाओगे कि जो कंटेनर आपको साइज में बड़ा दिख रहा है, साइज में मतलब जिसका ये एरिया आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है, हाइट में बड़े होने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिसका एरिया, जिसका टॉप लेयर का एरिया आपको बड़ा दिख रहा है, वो वाला जो आपका उसमें जो पानी आपने भरा था वो जल्दी इवेपोरेट हो गया एज कंपेयर टू उसके जिसको आपने छोटा सा दिया था, ठीक है, जिसमें आपका कैसा था, छोटा सा था आपका एरिया, वो उसको टाइम लग रहा है इवेपोरेट होने में एज कंपेयर टू उसके जिसका एरिया बड़ा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट या इस एक्टिविटी को करके ये बात तो हम लोगों के दिमाग में आ गई कि जो आप लोगों का रेट ऑफ इवेपोरेशन है ROE, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के जैसे सरफेस एरिया के भी। आप जितना ज़्यादा सरफेस एरिया लोगे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये बात तो दिमाग में जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में अगर मैं ये पूछूं करके तुमको कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, सरफेस एरिया की वजह से क्यों आपका इवेपोरेशन बढ़ रहा है, तो एक बात याद रखना, इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमेनॉन है जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही होता है, वो लिक्विड के अंदर नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। अब जो मैंने पहला केस लिया है उसके पास सरफेस एरिया कम है, ठीक है, तो मान लेते हैं इस सरफेस एरिया पे ये आपके लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे रह रहे हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स इस सरफेस एरिया पे रह रहे हैं। अगर मैं इन पार्टिकल्स की क्वांटिटी काउंट करूँ, ठीक है, ऐसे ही जस्ट तुम्हें समझाने की, उससे और कुछ नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट क्वांटिटी तो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, जस्ट समझाने के पर्पज से। तो मान लेते हैं कि इस एरिया में यहाँ पे टॉप लेयर पे रहते हैं 200 पार्टिकल्स, मान लो कि इसके टॉप लेयर पे कितने पार्टिकल्स हैं, 200। तो अगर आप एरिया को, यानी कि अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ा दोगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपके रहेंगे, क्योंकि पार्टिकल का साइज तो सेम ही है ना, H2O चाहे आप कहीं से भी उठाकर ले आओ, घर का पानी, नदी का पानी या बोरवेल का पानी, कहीं का भी पानी, H2O का साइज सभी केस में सेम होगा, ठीक है। तो उसकी भी टॉप लेयर पे बहुत सारे H2O के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं मान लेते हैं वो 500, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 500। यहाँ पे तुम लोगों का सन है, इस सन ने क्या की, हीट दी। सन पार्शियलिटी नहीं करेगा कि नहीं ये कंटेनर बड़ा है मैं इसको ज़्यादा हीट दूंगा, वहाँ पे मान लेते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं भी बैठी रहूँगी ना तो मुझे भी वो उतनी हीट देगा जितनी हीट उन कंटेनर्स को दे रहा है। तो ऐसे केस में उसने इसको हीट देना शुरू किया, उसने इसको भी हीट देना शुरू किया। तो यहाँ पे हीट लेने के बाद कितने पार्टिकल्स में बोलो मोशन बढ़ जाएगा, कितने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, 200 पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। और यहाँ पे हीट लेने के बाद कितने पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, 500 पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो हीट लेते गए एंड फाइनली अब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। अब अगर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा तो यहाँ वाले कंटेनर में से बोलो कितने पार्टिकल्स ऊपर हवा में चले गए। पहली लेयर ने बोला कि मैं अपने 200 पार्टिकल्स को इवेपोरेट करा दिया, तो 200 पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए। लेकिन वही बाजू वाले कंटेनर को देखो, वहाँ पे 200 पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं हुए, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया बड़ी थी
तो ऐसे केस में वहां पर अभी उतनी ही हीट में कितने पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए, 500 पार्टिकल्स इवेपोरेट हुए। तो अब ये साथ साथ समझ में आ रहा है कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स अगर आप इवेपोरेट करोगे, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई कि आप जितने ज़्यादा बड़ी सरफेस एरिया लोगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे आपकी इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो देयरफॉर जो तुम्हारी रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, आपके सरफेस एरिया के। ठीक है, अब जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि जैसे मान लेते हैं बारिश हुई, ठीक है, अब अगर बारिश हो गई, अब आपके पास एक रोड है, ये आपके पास एक बहुत अच्छी रोड है, और एक आपके पास एक ऐसी रोड है जिसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। ठीक है, तो तुम क्या देखते हो कि बारिश होने के बाद जो आपकी अच्छी रोड होती है, जैसे डिफेंस की रोड, ठीक है, वो फटाफट सूख जाती है, लेकिन जो अपनी सोसाइटीज़ की रोड है वो कैसी हो जाती है, तुम्हें वहाँ पे कहीं पानी भरा हुआ दिखेगा, कहीं कीचड़ कीचड़ क्रिएट हुआ दिखेगा। तो जो आपकी अच्छी रोड होती है, ठीक है, वो क्विकली ड्राई हो जाती है, एकदम फटाफट ड्राई हो जाती है, और जो इसमें गड्ढे होते हैं, ठीक है, जो उबड़ खाबड़ होती है, वहाँ पे आपका जो रोड होता है उसको ड्राई होने के लिए टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो आपका पानी है, ठीक है, जो आपका पानी है वो आपकी इस तरीके से रोड पे फैला हुआ है। अब यहाँ पे जब आपकी जिस रोड पे गड्ढा है वहाँ पे पानी रोड में भी तो है लेकिन गड्ढों में भी तो भर गया है। अब बताओ किसका एरिया ज़्यादा होगा, गड्ढों का एरिया ज़्यादा होगा कि रोड का एरिया ज़्यादा होगा? है ना, आपकी रोड का एरिया ज़्यादा होगा। अब क्योंकि रोड का एरिया ज़्यादा है तो रोड इसीलिए क्विकली क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है एज कंपेयर टू पॉट होल्स। जो आपके पॉट होल्स होते हैं वो जल्दी ड्राई नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया किस चीज़ का, कि कैसे आप लोगों का सरफेस एरिया का रेट ऑफ इवेपोरेशन के साथ लेना देना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ये तो रोज सभी के घर में होता है, जब कपड़े धोए जाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग सुखाते हैं, बराबर। कोई भी कपड़े धोने के बाद उसको जब सुखाने जाता है तो कैसे सुखाता है, अच्छी तरीके से उस कपड़े को फैला देता है। ठीक है, ऐसे गुचुर मुचुर करके उसको क्रम्बल करके नहीं फेंक देता कपड़ों को, ठीक है, उसको अच्छे से स्प्रेड आउट किया जाता है। स्प्रेड आउट करने से क्या होता है, जैसे मान लेते हैं किसी का पैंट है, एक इंसान ने अपने पैंट को, मेरा ड्राइंग बहुत ही पुअर है, ठीक है, ये इस तरीके से लेट से एक रस्सी पे सुखा दिया अच्छे तरीके से, और एक दूसरा इंसान है आलसी किस्म का मेरे जैसा, तो उसने ये वाली हरकत की, ये वाली हरकत की, ये ऐसी पटक के चला गया। लो, तो होगा क्या, जब मैं शाम को सेकंड पर्सन और मैं अगर लौट के आऊँगी तो मैं देखूँगी उसका कपड़ा ड्राई हो गया, मेरा कपड़ा ड्राई नहीं हुआ। तो बिकॉज क्योंकि मैंने जब ऐसा किया तो मेरे ऐसा करने से देखो एरिया कहाँ क्या हो गया, मेरा एरिया कम हो गया, और इसमें एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन भी ज़्यादा हुआ, और यहाँ पे एरिया कम होने की वजह से इवेपोरेशन भी कम हुआ। क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ तो ये फटाफट ड्राई क्या हो गया, क्विकली हो गया, और ये बेचारा आपका टाइम लग रहा है इसको ड्राई करने के लिए। तो इसीलिए जब हम लोग कोई भी गीले कपड़ों को सन में स्प्रेड करते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से, तो फटाफट ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें स्प्रेड नहीं करोगे तो उन्हें टाइम लगता है ड्राई होने के लिए, क्योंकि उस केस में आपका जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बराबर। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एक प्लेट ले लो, प्लेट में पानी रख देना, और एक ग्लास ले लो और एक ग्लास में पानी रख लेना। अब दोनों को पड़े रहने दो, ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने यहाँ ऊपर लिया, ठीक है। ये समझो कि आपकी प्लेट टाइप का है और ये कुछ मान लेते हैं आपकी कटोरी जैसा है। तो इवेपोरेशन किस में जल्दी होगी, इवेपोरेशन होगी आप लोगों के किस में, इस प्लेट में, क्योंकि प्लेट का एरिया कैसा है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा पार्टिकल्स अपने सरफेस एरिया को छोड़ देंगे और फटाफट इवेपोरेट हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन आपके सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज होता है, और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा करके। ठीक है, टोटल हमने कितने फैक्टर्स पढ़ लिए, 2। पहला पढ़ा टेम्परेचर और दूसरा पढ़ा आपका सरफेस एरिया।
अब तीसरे फैक्टर में आते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है, देखो क्या देख के लग रहा है तुम लोगों को इस डायग्राम को, कि एक पंखा चल रहा है, एक हमने पंखे के सामने एक बर्तन रख दिया, ठीक है, और आपने रख दिया एक दूसरा बर्तन थोड़ा उससे दूर। अब तुम्हें ये पता लगाना है कि पंखे से जो हवा निकल रही है उस हवा की वजह से, ठीक है, आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये वाला पार्ट हमको देखना है। तो देखो पहले तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे वेपर्स होंगे, राइट, यहाँ पे छोटे छोटे वेपर्स होंगे। अब यहाँ पे भी वेपर्स होंगे, क्योंकि देखो इस कमरे में हीट तो होगी होगी ना, हीट तो रहेगी कमरे में, हीट दोनों के पास जा रही है, दोनों के पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों के पार्टिकल्स में मोशन इंक्रीज हो रहा है और दोनों के पार्टिकल्स सरफेस एरिया को छोड़ने के लिए एकदम रेडी बैठे हैं कि अब हम लोग सरफेस एरिया को छोड़ के भागेंगे, ठीक है। लेकिन होता कैसा है कि यहाँ पे जो वेपर्स हैं, यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे भी गैस के पार्टिकल्स हैं। तो जब तुम पहले इस कंटेनर को ऐसा उसके सामने फैन लगा दोगे तो उस फैन से जो हवा निकल रही है, जो विंड आ रही है वहाँ से, वो क्या करेगा, वहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स होंगे उन्हें हटा देगा, फटाफट बोलेगा जगह खाली करो एकदम, ठीक है, जगह खाली करो। और जैसे ही गैस के पार्टिकल्स हट जाएंगे तुरंत वहाँ पे जो आपकी पहले सेकेंड लेयर थी वो सेकेंड लेयर अब कहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट लेयर में। लेकिन अगर जिस कंटेनर को हवा नहीं मिल रही उसके पार्टिकल्स को एस्केप होने में टाइम लगेगा, बराबर, उसके पार्टिकल्स को एस्केप होने में टाइम लगेगा। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि गैस के पार्टिकल्स छोटे धीरे 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 टुकुर टुकुर अपनी स्पीड में आगे जा रहे थे, ठीक है। हमने हवा दी तो हमारे हवा देने से क्या हो गया, फटाफट जो गैस के पार्टिकल धीरे धीरे जा रहे थे हमने उनको बोला, एक लात मारी और उनको भगा दिया करके, ठीक है, एकदम एकदम तेजी से हमने उनको धक्का मार दिया कि तुम निकलो। और यहाँ पे इस तरीके का कोई हमने धक्का नहीं मारा, तो यहाँ पे पार्टिकल्स को जाने के लिए टाइम लगेगा, राइट, पार्टिकल धीरे धीरे जाएंगे। जब तक पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे सेकेंड लेयर में इवेपोरेशन होगा क्या, नहीं, सेकेंड लेयर में कोई इवेपोरेशन नहीं होगा। तो इस वजह से आपकी जो सेकेंड लेयर है उसको ऊपर आने में टाइम लगेगा एज कंपेयर टू इस वाले कंटेनर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि अगर आप लोगों का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, विंड की स्पीड के। जितनी ज़्यादा आप हवा दोगे किसी भी चीज़ को उस चीज़ में इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई एक ड्रिंक है, ठीक है, हॉट है, बहुत सूप है, चाय है, कॉफ़ी है, कोई भी चीज़, उसको तुमने रख दिया है पंखे के नीचे और एक तुम्हारी रखी हुई है अंदर किचन में बिना पंखे के। तो ऑब्वियस है जो चीज़ पंखे के नीचे वो ठंडी हो जाती है ना बहुत जल्दी से। अगर कभी मान लेते हैं तुम्हारे को कुछ खाना खाना है, बहुत गर्म है और तुम्हें जल्दी जल्दी खा के जाना है, तो तुम उसे क्या करते हो, उसे ठंडा करना शुरू कर देते हो पंखे के नीचे कि ठंडा हो जाए, जल्दी ठंडा हो जाए। क्योंकि विंड क्या करता है, उस वेपर्स को दूर कर देता है, ठीक है, उसको हटा देता है कि तुम दूर जाओ करके, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका फैन होता है वो भी इवेपोरेशन के रेट को क्या करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करता है, राइट। अब इसी चीज़ का हम एक और इलस्ट्रेशन ले सकते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी दिन हवा चल रही है, हाँ, और अपने हवा चल रही है और कपड़े सुखाए हैं, तो आप लोगों के वो जो कपड़े हैं वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि देखो हीट की वजह से इवेपोरेशन तो होगा ही होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि विंड इवेपोरेशन कराती है, विंड इवेपोरेशन कभी नहीं कराती, ठीक है, इवेपोरेशन तो हीट ही कराएगी, वो अल्ट्रावायलेट रेज ही कराएंगी। लेकिन इवेपोरेशन होने के बाद वहाँ से जो गैस के पार्टिकल्स क्रिएट हुए, उन गैस के पार्टिकल्स को वहाँ से वो क्या कर देती है, भगाने का काम करती है, ठीक है, वहाँ से भगा देती है करके कि तुम भागो यहाँ से करके जल्दी जल्दी। तो इसीलिए वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अभी तक हमने कितने फैक्टर्स के लिए पढ़ लिया, 3। पहला पढ़ा तुम लोगों के टेम्परेचर के लिए, ठीक है, दूसरा पढ़ लिया आप लोगों का क्या कहते हैं क्या नाम था उसका ऊपर, सरफेस एरिया के लिए, और तीसरा पढ़ लिया वहाँ पे हम लोगों ने उस चीज़ का किसके लिए, विंड के लिए। अब चौथे वाले फैक्टर्स में आते हैं। चौथा वाला फैक्टर क्या है, चौथे वाले फैक्टर को पहले समझते हैं और उसके बाद जाते हैं, देखो प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि प्रेशर क्या आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज करता है
कि प्रेशर इंक्रीज नहीं करता। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि मैं किस प्रेशर की बात कर रही हूँ, वो समझना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जिस जगह अपन बैठे हैं, अपने सर के ऊपर हवा है, राइट। तो ये हवा क्या कर रही है, हमारे ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट कर रही है, राइट। तुम माउंटेन्स पे जाओगे, वहाँ पे भी वो हवा आप पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। हमेशा ये हवा हम पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, चाहे वो चीज़ें लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब पे प्रेशर क्या होता है, एक्सर्ट होता है, राइट। अब तुम खुद सोचो, इमेजिन कि तुम्हें ज़मीन पे बैठाया गया है, दो लोग हैं, ठीक है, जो लोग ऐसे ज़मीन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी मान लेते हैं इस इंसान को मैं कहती हूँ तुम ऊपर उठो, तो उठ गया, तुरंत उठ गया। बट यहाँ पे जो पहला पर्सन है, उस पहले पर्सन के सर पे अपन ने लगा दिए बहुत सारे ईंटें, प्रेशर लगा दिया। ईंटें ऑब्वियसली उसके सर पे क्या कर रही होंगी, प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी, है ना। तो ऐसे केस में अब तुम अगर उसको बोलोगे कि उठो, तो जिस इंसान के सर पे बहुत कम प्रेशर है, लोग इसके सर पे भी दो ईंट लगा देते हैं, दोनों पे प्रेशर है, बट यहाँ पे प्रेशर थोड़ा लेस है, और इस वाले पर्सन के केस में उसके हेड के ऊपर प्रेशर कैसा है, ज़्यादा। तुम अब उसको बोलोगे उठो, पहले वाले को, तो पहले वाले को ऊपर उठने में थोड़ी डिफिकल्टी फेस होगी। क्यों डिफिकल्टी फेस होगी, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रेशर लगाया गया है, राइट, बराबर है। तो ऐसा ही तुम सोचो कि जब इवेपोरेशन होता है, तो इवेपोरेशन के दौरान आपके जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद सरफेस को एस्केप करना चाहते हैं, वो सरफेस को क्या करना चाहते हैं, छोड़ के भागना चाहते हैं। तो अगर ऐसे मान लेते हैं ऊपर जो ये एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, अगर इस एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा, तो हाई प्रेशर होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर उसको ऊपर आने नहीं देगा, उसको नीचे बल्कि दबाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ठीक है, कि आपका जो सरफेस होगा लिक्विड का, वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे जो ऊपर उठने की बेचारे कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वो अब क्या हो जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, ज़्यादा अच्छे जल्दी नहीं उठ पाएंगे। जैसे विंड क्या कर रही थी, पार्टिकल्स को बोल रही थी ना कि जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, है ना, फटाफट उनकी हेल्प कर रही थी वहाँ से भागने के लिए। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनकी हेल्प नहीं कर रहा है पार्टिकल्स की जाने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है, उन पार्टिकल्स को और दबा रहा है और नीचे की तरफ कर रहा है कि तुम भगो यहाँ से, ऊपर नहीं आना करके। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा तो आपके पास जो पार्टिकल्स होंगे, क्या पार्टिकल्स आपके इजीली बाहर निकल पाएंगे, क्या नहीं। अगर पार्टिकल्स इजीली बाहर नहीं निकल पाएंगे तो जो तुम्हारे इवेपोरेशन का रेट है, वो इवेपोरेशन का रेट बोलो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्रेशर आपका एक ऐसा फिनोमेनॉन है जिसके ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स निकल नहीं पाते, और क्योंकि पार्टिकल्स नहीं निकल पाते इसीलिए हम लोगों का रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर और रेट ऑफ इवेपोरेशन इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। एक क्वांटिटी बढ़ रही है और एक क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे आखिरी फैक्टर पे। वो आखिरी फैक्टर है हम लोगों का ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी वाले फैक्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पहले ह्यूमिडिटी का मतलब समझ लेते हैं। तो वैसे तो हमने ह्यूमिडिटी के बारे में इससे पहले भी सुना होगा, है ना। ह्यूमिडिटी होती क्या है, हमारी जो हवा होती है उस हवा में वाटर वेपर्स होते हैं, राइट। तो उस कितने वाटर वेपर्स हैं आपकी एयर में, लेट्स से ये एयर है, इस एयर में मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये लो, ये वाटर वेपर्स है, H2O है गैसियस फॉर्म में। तो H2O का गैसियस फॉर्म में कितने हैं, इसी चीज को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, आप लोगों की ह्यूमिडिटी कहते हैं। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, कितने वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट हैं, इस टर्म को डिफाइन किया जाता है ह्यूमिडिटी से, राइट। तो अब देखो जब आपके हवा में, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, धूप में तुम निकलोगे तो तुम्हारे धूप में इतनी ज़्यादा हीट की वजह से वहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं
अगर मान लेते हैं कि हवा में वाटर वेपर की संख्या कम है, वहाँ पे आपके H2O गैस की संख्या कम है, लेस है, तो हम कहते हैं कि वो हवा बहुत ही ड्राई है, जो अभी फिलहाल आपकी गर्मी के सीजन में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बारिश हो गई, तो बारिश होने के बाद तुम्हारे एयर में H2O जो रहेगी गैसियस फॉर्म में, उसकी क्वांटिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो अगर आपके वहाँ पे कैसा क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम उस एयर को कहते हैं कि वो एयर डैम्प एयर है, राइट, डैम्प है वो। तो पहले तो वर्ड समझना है, पहला वर्ड कौन सा था, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। पॉइंट नंबर 2, अगर वाटर वेपर्स की संख्या कम है देन दैट एयर इज टर्म्ड एज ड्राई। अगर वाटर वेपर की संख्या ज़्यादा है देन दैट एयर इज टर्म्ड एज डैम्प एयर। अब होगा कैसा कि इमेजिन करो आपने यहाँ पर एक कपड़ा रखा है, ये लेट से आपका एक क्लॉथ है, ये वेट क्लॉथ है, गीला है। तो अगर ये क्लॉथ गीला है तो होगा कैसा, इसमें बहुत सारे H2O होंगे लिक्विड स्टेट में, राइट। अब हमें पता है कि हर चीज़ इवेपोरेशन करेगी करेगी, चाहे ठंडी हो, बारिश गर्मी हो सकता है कभी इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी हो, कभी बहुत हो सकता है कभी बहुत कम हो, इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पे इवेपोरेशन होगा। लेकिन अभी जो एयर है उस एयर में H2O की संख्या, मतलब उस वेट के आजू बाजू की जो एयर है, उस कपड़े के आजू बाजू की जो एयर है, कि जो एयर आजू बाजू की सराउंडिंग एयर में H2O की क्वांटिटी, वाटर वेपर की क्वांटिटी कैसी होती है, कम होती है, राइट। उसके आजू बाजू की क्वांटिटी कैसी है, कम है। तो ऐसे केस में जब यहाँ पे बाजू की एयर में H2O की क्वांटिटी कम होती है और जो आप कपड़े रखे हो उस कपड़े की क्वांटिटी में वाटर ज़्यादा है, तो जैसा तुम्हें मैंने बताया था डिफ्यूजन वाली चीज़ में, वैसे ये डिफ्यूजन नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा बोलो, हायर से लोअर की तरफ, ये तो यानी कि कपड़े में से H2O निकल निकल के कहाँ जाने लगेंगे आप लोगों के, कहाँ जाने लगेंगे, एयर में। तो जब कपड़े में से H2O निकलेगा तो कपड़ा धीरे धीरे आपका क्या होने लगेगा, ड्राई होने लगेगा। तो जब हम लोगों के एयर ड्राई होती है तो ड्राई एयर में, ये ड्राई एयर का मतलब होता है कि ह्यूमिडिटी कैसी है, कम है, ठीक है। ह्यूमिडिटी कैसी है, कम है। क्यों ह्यूमिडिटी कम है, क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर्स कम है। तो ड्राई एयर में क्योंकि ह्यूमिडिटी आपकी कम होती है, तो इसीलिए जो आपकी कपड़े होते हैं या कोई भी आप गीला सामान रखो, उसके H2O निकल निकल के हवा में जाते हैं, और इसीलिए वहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका कैसा होगा, ज़्यादा होगा करके, ठीक है। और वैसे ही अगर मान लेते हैं आपकी एयर, जैसे बारिश के सीज़न में अगर तुम्हें कपड़े सुखाने हैं तो बारिश में कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उस वक्त आपकी जो एयर है उस एयर में ह्यूमिडिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं, तो उस एयर को अब और वाटर वेपर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो तुम्हारे कपड़े में से वाटर वेपर नहीं लेने चाहती, वो इंटरेस्टेड नहीं है तुमसे वाटर वेपर लेने में। तो देयरफॉर वहाँ पे आपका जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है तुम लोगों का, कम हो जाता है, राइट, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हम लोगों का पार्ट हुआ ये कि कौन इवेपोरेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम कल एक और पार्ट सीखेंगे, उस पार्ट में हम इवेपोरेशन हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से अकर होता है, मतलब इवेपोरेशन हमें कहाँ कहाँ किस किस जगह में देखने को मिलता है, ठीक है। इवेपोरेशन से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या एग्जांपल्स हैं इवेपोरेशन के, तो ये वाला सारा काम हम लोग कल फिनिश करेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों का ये इवेपोरेशन वाला पार्ट ख़त्म होता है, फिर जैसे मैंने बताया था कि कल हम लोग इस पार्ट के एंडिंग में थोड़ा सा प्लाज्मा और थोड़ा सा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन पे बातचीत कर लेंगे बस, और देन फिर हम लोग हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब लेकिन केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मंडे से स्टार्ट नहीं करेंगे,
तुम लोग मंडे को अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टेस्ट के लिए रेडी रहो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला काम वाला फिनिश करके रखना, ठीक है। ओके, फिर तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं फिर अभी। तो आज के लिए यही वाला पार्ट ओवर करते हैं यहाँ पे हम। तो पहला हमने क्या सीखा कि इवेपोरेशन क्या है, और दूसरा कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनॉन है करके, बस, ठीक है। वो बल्क में नहीं होता, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं होते उसमें। उसमें सिर्फ टॉप पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, और टॉप के जाने के बाद फिर सेकंड, फिर सेकंड के जाने के बाद फिर थर्ड, ये ऐसा चलता है, ठीक है। वैसे इवेपोरेशन और वेपराइजेशन के बीच का डिफरेंस क्या है, ये भी मैं कल डिस्कस कर लूँगी, बट आज के लिए फिर यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है।